आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की हम लोग बात करेंगे। देखो, हमेशा की तरह जो भी लोग इस वीडियो में नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है बच्चों, केमिस्ट्री का। और हम लोग क्या कहते हैं 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में। अगर आप लोग ने 1 से लेके 8 तक जो पार्ट 4 वीडियोस हैं, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाके उनको देख लो, फिर इस वीडियो को देख लेना। नहीं तो इसको देख लो फिर उसको देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस ही समझ रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए हमें को उतना मैटर तो चाहिए नहीं कि एक सीरियल वाइज चाहिए। तो आप जो भी वीडियो पहले देख रहे हो आप उसको देख लो, फिर उसके बाद वो देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन द शेप ऑफ XeOF4 xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड। ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ, शेप जानने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन जानना पड़ता था। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, वो फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अगर ये मिल जाएगा तो क्या हमें ज्योमेट्री भी मिल जाएगी? हाँ, ज्योमेट्री भी मिल जाएगी। अगर ज्योमेट्री मिल गई तो हम लोग को शेप भी मिल जाएगा। तभी कुछ समझ आए। और चलो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, जैसे हम लोग ने पिछली वीडियो में फाइंड किया था वैसे इस वीडियो में भी फाइंड करेंगे। जेनॉन, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है? 54। इसके पहले कौन सी नोबल गैस आती है? क्रिप्टन की। इसके पहले कौन सी नोबल गैस आती है? क्रिप्टन की। तो 4d10। अच्छा, 4d10 5s2 और ये 5p6। अगर जेनॉन के अलावा कुछ और पूछते तब कैसे करते? मत इसको सिर्फ यहाँ पे ऐसे ध्यान देते हैं भाई। नोबल गैस मान लेते हैं हमको नियॉन की आती है। नियॉन को कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब ये रहा NS2 और ये रहा NP6। इसका मतलब नियॉन, नियॉन के बाद हमारी कौन सी आती है? आर्गन, यानी फिर हो जाएगा 3s2 3p6 हो जाएगा। इसके बाद कौन सी आती है? क्रिप्टन, 4s2 4p6 हो जाएगा। इसके बाद कौन सी आ रही है? जेनॉन, तो 5s2 और 5p6 हो गया। और उसके पहले की जो नोबल गैस है बस। अब डी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो डी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसीलिए 4d10 पूरा फिल है, क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। तो यहाँ तक हो गया 36 36 और 10 हो गया 46 46 और 2 हो गया मेरे पास 48 48 और 6 हो गया मेरे पास 54, जो कि जेनॉन का एटॉमिक नंबर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा यार। अब बात करते हैं जेनॉन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की। हाँ, नियॉन की बात कर लेते हैं। इसको कैसे लिखते थे? 2,8। तो सबके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर नोबल गैस की फैमिली में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो जेनॉन भी तो नोबल गैस का मेंबर है, तो उसके भी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बात करते हैं मोनोवैलेंट एटम कितने? मोनोवैलेंट एटम जैसे हमारा हाइड्रोजन और बाकी बचे हुए हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो उसके आउटर मोशन में मतलब कितने हैं हमारे पास? फ्लोरीन कितने हैं, मतलब है कितने? 4। और मोनोवैलेंट फ्लोरीन, तो यहाँ पे हो गया 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पूरे उस फॉर्मूले से नहीं जा रहे। पहले ग्राउंड स्टेट लिख रहे हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट लिख रहे हैं, फिर उसको ऑर्बिटल्स को क्या करा रहे हैं हम लोग? हाइब्रिडाइज करा रहे हैं। फिर उनकी सेम एनर्जी लेवल sp3d2 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 कर रहे हैं। वो सब बहुत लंबा मैटर है। हम लोग से शेप पूछा है ना, हाइब्रिडाइजेशन तो पूछा नहीं है, तो हम लोग शेप बताएंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू पहुंचना है तो हम लोग उसको शॉर्ट से भी सॉल्व कर लेंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने? 8। मोनोवैलेंट एटम कितने? 4। तो कितने हो गए टोटल? मेरे पास हो गया 6। कोई भी डाउट यहाँ तक? नहीं ना, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी नहीं ली, ऑक्सीजन वो डाइवैलेंट एटम था। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? 1s 3p 4 और 2d हो गए 6। अब 6 के लिए हमेशा ज्योमेट्री क्या रहती थी? ऑक्टाहेड्रल। क्या रहती थी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनता था? इस तरह, इस तरह ही तो बनता था। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर इसी तरह तो बनता था, और तो कोई तरीका था नहीं। ठीक है, अगर इसमें कोई लोन पेयर होगा तो लोन पेयर को हम लोग छुपा देंगे, लोन पेयर को नहीं देखेंगे और बचा हुआ हमारे पास शेप हो जाएगा। और कैसे? ध्यान पे ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये स्क्वायर बाय पिरामिडल। अरे ठीक है, ये रहा स्क्वायर और ये रहे 2 पिरामिडल, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर इसका ऑक्टाहेड्रल जो हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब शेप की बात करते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर तो छुप गया, तो ये सिर्फ स्क्वायर जैसा ही तो बना रहा है और एक पिरामिड शो कर रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल बाय पिरामिडल नहीं होगा, तो ये इसका क्या हो गया? शेप हो गया। यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे ये रहा यहाँ पे। सभी को अच्छे समझ आए? अब ऐसे ही XeOF2 का करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस 2 यानी हो गया 5। 5 के लिए 1 s 3 p और 1 d हो गया sp3dt, मतलब sp3d हो गया। अब यहाँ पे जब इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो इसकी ज्योमेट्री भी पता चल जाएगी। जाहिर सी बात है, इसकी ज्योमेट्री
5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हम लोग करते हैं, तो ये रहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे, 5 के लिए इस तरह बनता है ना बच्चों, एक इस तरह और एक इस तरह, ठीक है। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है जैसे फ्लोरीन है ना यहाँ पे, तो वो कौन सी पोजीशन पे रहेगा, वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये रहा इक्वेटोरियल और ये रहा मेरे पास एक्सियल, तो वो कौन सी पोजीशन पे रहेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी पोजीशन पे रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को किस पे रख दिया, एक्सियल पोजीशन पे रख दिया, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद इसकी ज्योमेट्री भाई पूरी ही लेंगे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमने ले लिया, लेकिन लोन पेयर छुपा देंगे शेप में, तो ये लोन पेयर छुपा दिया। अब देखो कुछ कुछ टी शेप जैसा नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ टी शेप जैसा दिख रहा होगा, तो ये टी शेप हो गया। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सजीएफ4 की। फिर भाई 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यानी कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 हो गए तो sp3d2 बन जाएगा, लेकिन एक्सी कितने हैं, सिर्फ 4 ही हैं, मतलब सॉरी फ्लोरीन कितने हैं, सिर्फ 4 है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो बाकी बचे हमारे पास क्या हो जाएंगे, बाकी बचे हमारे पास लोन पेयर्स हो जाएंगे, ये देखो इस तरह। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, इसलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब बाकी हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, और बाकी ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का बच्चों मतलब इस तरह एक प्लेन, देखो एक प्लेन, दो प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, तो एक प्लेन स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके 9 के बी पार्ट की बात करते हैं, जल्दी से उसकी बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड इसको वैलेंट एंड पॉली एटॉमिक शो करता है, लेकिन जो CaH2 होता है वो आयनिक होता है। और चलो जल्दी से पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो बेरिलियम, यहाँ पे BeH2 जो है ना, इसमें थोड़ा सा फजान रूल आता है, क्योंकि फजान रूल ही मेन बताता है कि आयनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होता है। बाकी हमें तो पता है, मतलब ये बात पता है कि बेरिलियम जो है वो लूज कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा होगा, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन फजान रूल ही बताता है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है। और बेरिलियम का साइज जो होता है बच्चों वो होता है छोटा, तो ये रहा इसका प्लस चार्ज, इसका साइज छोटा है तो इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा, कैटायनिक पावर ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये रहा हमारा बेरिलियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि बेरिलियम का साइज छोटा है, प्लस चार्ज तेज है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शेयर करना चाहेगा। अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शेयर करेगा तो वो कुछ इस तरह पोलराइज हो जाएंगे, कुछ इस तरह जब पोलराइज होना चालू करेंगे तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं एक ही बना देता हूँ, वरना लोग कहोगे कि सर ये दूसरा कहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो वो इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ थोड़ा सा पोलराइज होगा, यानी थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है BeH2 जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या कहते हैं ये कोवेलेंट कैरेक्टर और अच्छे से शो करता है। और जल्दी से हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग ने किया। इसमें क्या है, बेरिलियम हैज अ स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, बट द डिफरेंस, मतलब इसमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद हाइड्रोजन, बट द डिफरेंस इज रिलेटिवली स्मॉल, बहुत ज्यादा सा डिफरेंस होता है। तो क्या कहते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जो टेंडेंसी होती है वो बराबर हो जाती है, फॉर्मिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से वो शो करने लगता है। लेकिन कैल्शियम का साइज क्या है, कैल्शियम का साइज बड़ा है, कैल्शियम का साइज बड़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे भर में इसके रिवॉल्व कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन वो शेयर नहीं कर पाता, वो कैल्शियम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि जरा सी एनर्जी देंगे तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो इसीलिए वो Ca2+ बनाएगा, और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ से हो जाएगा CaH2 जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वैलेंसीज का। अच्छा आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, कैल्शियम हैज अ मच लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बच्चों कैल्शियम की होती है वो होती है 1, और हाइड्रोजन की होती है 2.2 या फिर 2.1, तो काफी ज्यादा कम हो गया ना, तो इसी वजह से उसको लूज करना पड़ेगा, उसको गेन ही करना पड़ेगा। मेक्स readily donate its electron to hydrogen leading to complete electron transfer। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। चलो अब जल्दी से यहाँ पे साइज के ऊपर बात कर लेते हैं, साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। बेरिलियम इज स्मॉल एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। It is difficult for beryllium to lose both electron
एंड बिकम अ स्टेबल आयन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करता है जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग डेवलप होती है, इज मोर फेवरेबल, ज्यादा वो इजी रहता है। बात करें इसी की जगह बस कैल्शियम की, इसका जस्ट अपोजिट, कैल्शियम इज लार्जर, वहां पे क्या था, स्मॉलर था, इट हैज एंड हैज लोअर, वहां पे हायर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट रेडली लूज इलेक्ट्रॉन, वहां पे गेन इलेक्ट्रॉन हो रहा था, टू फॉर्म अ स्टेबल Ca2+ एंड दिस फेवर तो आयनिक बॉन्डिंग, वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही थी विद द नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्राइड आयन। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना, सभी को अच्छे समझ है। आओ अब बात करते हैं, वहां पे पॉली एटॉमिक आयन लिखा था, उसका मतलब क्या था बच्चों, पॉली एटॉमिक आयन का मतलब हो जाता है जब भी एक, मतलब वहां पे जो भी एटम की बात कर रहे हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये हो जाता है कि वो जो मॉलिक्यूल है मेरे पास उसमें कुछ और भी तरीके की बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से वो अपना पॉली कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब वहां पे वो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, वो वहां पे हो रही है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो रही है, इसी को हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। हालांकि ये पूरी डिटेल्स मैंने अपनी वीडियो में भी, पिछली वीडियो में भी करी थी, लेकिन इस वीडियो में भी करेंगे, परेशानी। यहाँ पे वहां पे क्या था, अच्छा BH3 की बात कर रहे थे, वो सॉरी BF3 की और BI3 की बात कर रहे थे, कौन सा कैरेक्टर एसिडिक है कौन सा नहीं है। यहाँ पे क्या है, बेरिलियम के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे डोनेट करता है, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे डोनेट करता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाता है बच्चों। देखो जैसे ये जैसी बात है ना, ये ऐसे अटैच होगा, ये ऐसे अटैच होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाता है। अब ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों कहला रहा है, क्योंकि बेरिलियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, वो ठीक है। और 3 सेंटर क्यों, एक सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, तीसरा सेंटर ये, फिर अगर नीचे वाले को लेंगे तो एक सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, तीसरा सेंटर, तो 3 सेंटर्ड और ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सभी को अच्छे समझ आया ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, बेरिलियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 डिफरेंट एटम्स, बेरिलियम एंड हाइड्रोजन, qualifying it is a polyatomic molecule. CaH2 can be considered a crystal lattice of Ca2+ and H+ ions, not a discrete molecule. यहाँ पे कह रहा है जो Ca2+ है वो नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक लैटिस फॉर्म करता है। भाई आयनिक कंपाउंड हमेशा लैटिस फॉर्म करते हैं, हम लोग ने NaCl में भी देखा हुआ है, शॉर्टकट डिफेक्ट भी देखा हुआ है, AGVR भी देखा हुआ है, ट्रायंगल डिफेक्ट भी देखा हुआ है, मतलब लैटिस डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हम लोग ने डिस्कस किया था, हम लोग ने उसमें भी देखा हुआ है। उसको अगर आप लोग को नहीं आते तो छोड़ दो, उतना खाली याद रखो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एक लैटिस फॉर्म करके रखते हैं, जो कि वो लोग डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह नहीं बिहेव कर पाएंगे। सबको अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना, अब आप लोग इसको आराम से अच्छे से नोट करना। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से 9 के C ऑप्शन की, मतलब 9 के C पार्ट की अब हम लोग बात कर लेते हैं। 9 के C पार्ट में क्या कह रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी BO की बात कर रहा है और ABMO की बात कर रहा है, ठीक है। इसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोग को इसका डिफरेंस सिर्फ एक फॉर्मूले में बताना चाहूंगा, हाँ 5 मार्क्स का है, मैं उसकी पूरी थ्योरी भी दिखाऊंगा यार, चिंता नहीं करो। तो कैसे, हाफ NB माइनस NA, यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल पहले लिखा है, इसका मतलब वो स्टेबल ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी। अब अगर एनर्जी इसकी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में फिल होता है, इलेक्ट्रॉन पहले फिल कहां होता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन लोअर ऑर्बिटल। इसका मतलब जो हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे फिल होगा, फिर उसके बाद यहाँ देखो, सब खाली बॉन्डिंग ऑर्बिटल को पकड़ लो और उसका सारा उल्टा एंटी बॉन्डिंग में कर दो, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, वो सॉरी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन पहले फिल यहाँ पे हो रहा तो इलेक्ट्रॉन बाद में फिल यहाँ पे होगा, डिफरेंस मिल रहा है ना यार। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब हम लोग लिखेंगे ऐसे, जैसे एनर्जी का डिफरेंस देख लेते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी ज्यादा, बॉन्डिंग में कम है, मैंने यही बोला था, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी जो हमारी बताती है, हैव लोअर एनर्जी कंपेयर टू द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका मतलब जो भी उसके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की, और मिलकर यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। सभी को अच्छे समझ आ रहा है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग की एफ हायर एनर्जी होती है, जो कि अभी ऊपर लिखा हुआ है पेरेंट ऑर्बिटल से, ठीक है। जनरली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इनटू लोअर एनर्जी लेवल्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन BMO देन ABMO, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं भाई, आप लोग वहां पे प्लीज बाइंड वो
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप पूरा लिखना है यार, इसलिए सब ये बात करते हैं बीएमओ की, आर मोर स्टेबल देन बोथ एबीएमओ एंड पेरेंट ऑर्बिटल्स, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो जाहिर सी बात है दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें, ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देयर हायर एनर्जी इज लेस देन इन स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी इज मोर इन द स्टेबिलिटी। मतलब कह रहा है कि अगर जब भी उसकी एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी कम रहने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू उसके लेवल ऑफ एनर्जी लेवल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की। इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई इन बीएमओ, इज बीएमओ। भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, वो रिवॉल्व बहुत स्लो कर रहा है, बहुत धीरे कर रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं अगर वो इस रीजन में है तो हम लोग कुछ ना कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, हाँ वो इसी रीजन में। अब वहां पे उसकी एनर्जी स्टेबल ही नहीं है, वो घूम रहा है पूरे भर में, फटाफट 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 घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी लग बताना बहुत कम है, यानी लो है और मिनिमम है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हो, बहुत इजी है, बस खाली उसको जो बता दो उसका जस्ट उल्टा ये बता दो, एकदम सिंपल। सभी को अच्छे समझ है। तो हम लोग ने उस किसके किसके फॉर्म में देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में देखा, स्टेबिलिटी के फॉर्म में देखा और एनर्जी के फॉर्म में देखा। ठीक है, आओ चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें कह रहा है कि बाय बोराजीन इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन क्या होता है बच्चों, ये होता है, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, अब इस मतलब ये हमारे पास क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन के सब तरफ कार्बन लगे होते हैं, इस तरह कार्बन 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 लगे होते हैं, इनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये रहे इसके, ठीक है, ये क्या है इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके साथ साथ एक एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो यहाँ पे ठीक है, तो मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो C6H6, ये हमारा बेंजीन होता है, सभी को अच्छे से पता चल गया। अब हमको क्या जानना है, बोराजीन। तो बोराजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बोराजीन का स्ट्रक्चर बस खाली यहां से आप लोग कार्बन हटा दो, कार्बन हटा दो, इसकी जगह एक नाइट्रोजन लगा दो। चलो पहले बोरॉन से स्टार्ट करते हैं, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे ये बोरॉन नाइट्रोजन अटैच होते हैं, और सबके साथ साथ एक एक H भी अटैच होता है। अब वो कह रहे हैं बोराजीन इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का मतलब है कि वो एज अ एरोमेटिक कंपाउंड भी शो कर रहा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड शो कर रहा होगा, इसका मतलब हकल रूल को फॉलो कर रहा होगा। हकल रूल यानी 4+2 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह वो शो कर रहा होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा होगा। इसका मतलब वो एरोमेटिसिटी भी फुलफिल कर रहा होगा, रेजोनेंस भी फुलफिल कर रहा होगा। आओ यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे, देखो बोराजीन इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि वो कुछ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज जो है सेम है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेंजीन की तरह। कैसे, पहली बात तो स्ट्रक्चर अभी हम लोग ने देखा, बोथ बोराजीन बेंजीन हैव अ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, इन बेंजीन द 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बाय 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे वाइल बोराजीन रिंग की, तो अल्टरनेट बिटवीन बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम्स, जो अभी मैंने आप लोग को बना के दिखाया, इसका स्ट्रक्चर इसमें भी देख लेते हैं। ये देखो इस तरह, और ये रहा इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करते हैं, बोथ मॉलिक्यूल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर पी पाई ऑर्बिटल्स। पाई ऑर्बिटल मतलब ये जो इस तरह हम लोग ने अलग से जो बॉन्ड बनाए थे दो, ठीक है, स्टेबल विच आर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोज द हकल रूल, मैंने बोला था ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद एरोमेटिक कंपाउंड। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये रहा पाई, और पी यानी यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की। बोथ बोराजीन एंड बेंजीन आर कलरलेस लिक्विड एंड एरोमेटिक ऑर्डर फ्लेम शो करते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं आता, देख लो एकदम सिंपल है, इसने सिर्फ हमसे पूछा था बोराजीन जो है अपनी प्रॉपर्टीज को उसकी तरह क्यों शो करता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, या फिर इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग बोराजोल भी बोलते हैं, तो वो भी ध्यान रखना, इसका एक ये भी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। बस पेपर भाई खत्म ही होने वाला है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है कि पहले, एकदम हिंदी में समझते हैं, पहले पहले जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ के वो अपने ही फैमिली से रिलेटेड दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे नीचे वाला कंपाउंड शो करने लगता है। नहीं समझा, मान लेते हैं कि एक फैमिली है कार्बन की, वो +2 और +4 दोनों ही मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
कार्बन ऊपर +4 शो कर रहा है, लेकिन ऊपर से स्टेबल वो होते 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 सबसे नीचे वाला +2 भी शो करने लगता है। सबसे नीचे वाला यानी लेड क्या शो करने लगता है, +2 भी वो शो करने लगता है। अब कैसे, और ध्यान देते हैं सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा लिखना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज में भी देखेंगे। द टर्म इनर्ट पेयर इफेक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इनोदियाता in 1927. The name suggests that outermost s electron pair are more tightly bound to the nucleus in these atoms and therefore more difficult to ionize or share in bonding. समझ आया नहीं है? और यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान देते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखना। अच्छा ये एप्लीकेबल है 13, 14 और 15, मतलब ये पी ब्लॉक की बात करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ, ठीक है। और ये सिर्फ एप्लीकेबल है ग्रुप 13 और 14 में, तो यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे ग्रुप 15 भी कर सकता हूँ। ग्रुप 13 को हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली, और ग्रुप 15 को बच्चों हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि उसके उसी मेंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बोरॉन जो है अपने +1 और +3 इलेक्ट्रॉन शो करता है, कैसे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, क्योंकि इसको कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p1, तो इसको कैसे लिख सकते हो ns2 np1, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो +1, फिर सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +3, समझ आया ना। दूसरा इसको कैसे लिखोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p6, अरे सॉरी 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कैसे लिखोगे ns2 np2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले +2, फिर सारे निकाल दिए +4, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, उसका नाइट्रोजन फैमिली होगा, लेकिन हम उतना ज्यादा एग्जांपल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ थोड़े बहुत एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे इसको भाई सभी को पता है इसकी सिंपल ट्रिक कैसे याद करनी है, सब लोग बचपन से ही देखते, मतलब इतने बचपन से नहीं, यानी 12 से या 11 से सब लोग देखते आ रहे हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बाल गंगाधर इन तिलक, ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, कार्बन +4 शो कर रहा है, सिलिकॉन +4 शो कर रहा है, जर्मीनियम हमारे दोनों शो कर रहे हैं +4 +2, लेकिन वो +4 में रहना चाहता है। टिन हमारे दोनों शो कर रहे हैं +4 +2, लेकिन वो +4 में रहना चाहता है। लेड की बात करते हैं, लेड हमारा जो है वो +4 +2 में है, लेकिन +2 में आके वो स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाते वक्त उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कम हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, देखो 1 है 3 है, अब यहाँ पे क्या है +1 +3, बोरॉन हमारा क्या शो करता है +3, एल्यूमिनियम क्या शो करता है +3, हमको पता है बात। तो फिर गैलियम है +3 +1, लेकिन +3 में रह रहा है। फिर इंडियम की बात कर रहे हैं +3 +1 है, लेकिन +3 में रह रहा है। थैलियम की बात करते हैं +3 +1 है, लेकिन किस में रह रहा है +1 में। तो इनर पेयर इफेक्ट यही है यार, वो ये कहता है कि जब नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है यानी एटॉमिक नंबर्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं यानी प्रोटॉन बढ़ रहा है। प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास, इसका मतलब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्ट्रॉन्ग है, ये न्यूक्लियर पावर स्ट्रॉन्ग है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ खींचेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींच रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत मुश्किल है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत मुश्किल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत मुश्किल है, इसका मतलब एस वाले इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट के हैं वो तो घिर गए, बाकी बचे हमारे पास पीएल ऑर्बिटल्स। पीएल ऑर्बिटल देखो ना, np1 देखो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो np2 देखो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गए, इनर्ट हो गए। क्या हो गए, इनर्ट हो गए, इसीलिए वो कह रहा है कि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट वो शो कर रहा है। सभी को अच्छे समझ है। जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पे, दे आर द टू मेन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स आगे गिर जाएंगे। एज यू मूव डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, दिस increased nuclear charge attract the electron more strongly including the s energy or electrons, ठीक है। बात करते हैं पुअर शील्डिंग बाय इनर और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। हम लोग ने हमेशा पढ़ रखा है, हमेशा पुअर शील्डिंग होती है डी और एफ ऑर्बिटल्स की। कैसे यहाँ पे
The D and F orbitals which are located between the S or P orbitals are not very effective at shielding the outermost S electron from the charge. जाहिर सी बात है, because these orbitals are not spherically symmetrical and their electrons not spend all their time near the nucleus. इसका मतलब ये कह रहा है जो हमारे डी और एफ ब्लॉक की जो पुअर शील्डिंग होती है ये हमको पता है सिर्फ और सिर्फ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की मदद से होती है। वहां पे पुअर शील्डिंग का मतलब है इतने ज्यादा, पुअर शील्डिंग का मतलब ऐसा समझो कि आपसे आपके पास कोई धूप आ रही है और आपने बीच में एक वो शील्ड रख दी, लेकिन आप वो अपने पन्नी की रख दी, धूप वैसे ही वापस आ रही, यानी वो पुअर शील्डिंग का वर्क कर रहा है। वैसे ही जो इनर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से नहीं रोक पाते हैं, वो इतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाते हैं, इसी को बोलते हैं पुअर शील्डिंग, जो कि किसमें होती है, डी और एफ ब्लॉक में होती है। सभी को अच्छे समझ आया? कोई भी डाउट है यहाँ तक? इनर पेयर इफेक्ट सबको अच्छे समझ आया? अब हम लोग को जो बात करनी है इसकी बात करेंगे इसके 9 की, जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच्चों हमारा जेड इफेक्टिव से भी मतलब होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग जेड इफेक्टिव से भी मतलब होता है। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि प्लस चार्ज बढ़ेगा और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर आकर के किसी ना किसी तरह वो अट्रैक्ट होगा, यानी साइज को छोटा करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव इज द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by an electron in the multi-electron atom. It is essential a measure of attractive force between the positively charged nucleus and considering and a specific electron considering the presence of other electron. इसका मतलब कह रहा है जो हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत अच्छे से खींच लेगा। अगर Z इफेक्टिव अच्छा नहीं होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अच्छा नहीं खींच पाएगा। अगर यहाँ पे पुअर शील्डिंग होगी तो जाहिर सी बात है ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब डी एंड एफ ब्लॉक में Z इफेक्टिव क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए भाई हम लोग ने ऊपर अभी इसमें इनर पेयर इफेक्ट में बात किया था। यहाँ पे बात करते हैं व्हाई इट इज इफेक्टिव इन एटम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन शेल द इनर इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। मतलब कह रहा है कि ये इफेक्टिव क्यों होता है, मतलब इसको हम लोग इफेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो एक न्यूक्लियस है, कह रहा है इन एन एटम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन शेल, मतलब उसके पास सिर्फ ये एक शेल नहीं है, उसके पास एक और शेल है क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास है। पार्शियली रिपेल द आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहले शेल में और ये रहा दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे। किसको? इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी मतलब क्लोजर टू द न्यूक्लियस वाला और बैलेंस शेल यानी आउटर शेल वाला न्यूक्लियस थ्रू नेगेटिव चार्ज रिपेल करना चाहेंगे। दिस रिपल्शन वीकेंस, अगर ये रिपल्शन वीक होगा, अगर मान लेते हैं इनर मोस्ट में मेरे पास जो है क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग उसका, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसका, यहाँ पे ले लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। हम लोग ने एग्जांपल ले लिया लिथियम। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पूरी रिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं और ये भी पूरी रिंग में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि जरा सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। भाई अट्रैक्शन तो है ही नहीं, ये तो पूरी रिंग में फटाफट फटाफट रिवॉल्व कर रहा है, ये पूरी रिंग में तो जल्दी जल्दी रिवॉल्व कर रहा है यार। अब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है न्यूक्लियस के थ्रू, जेड इफेक्टिव ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसकी तरफ खींचेंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी जगह फ्लोरीन की। फ्लोरीन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे रहा जैसे एक इलेक्ट्रॉन, फिर हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन। अब सातों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है तो हाई न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ गिर जाएगा। इसीलिए फ्लोरीन में आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, क्योंकि वहां पे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा रिमूव नहीं होगा। तो वही मतलब यहाँ पे कि अगर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव इतना इजीली नहीं होगा, और जेड इफेक्टिव अगर बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं जेड इफेक्टिव को, तो जेड यानी उसका एटॉमिक नंबर और एस यानी नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने अंदर नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बाहर वाले को शील्ड करने के लिए, यानी बाहर वाले को वो अट्रैक्ट ना कर सके
कि जो इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल करे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो बाहर रिपेल करेंगे तो जाहिर सी बात है जेड इफेक्टिव क्या होगा, उतना अच्छे से कैलकुलेट मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितने ज्यादा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही अच्छे से जेड इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो शील्ड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एस नंबर ऑफ शील्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आयनाइजेशन एनर्जी की अभी हम लोग ने बात की, एटॉमिक साइज साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर हो गए तो भाई एक आउटर मोस्ट शेल से तो बहुत इजीली निकल जाएगा। और बॉन्डिंग उसकी बिहेवियर शो करता है कि आयनिक बॉन्डिंग है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सभी को अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं यहाँ तक, नहीं ना। जेड इफेक्टिव तो आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, पहले वीडियो समझ लेना फिर खुद से ट्राई करना, इसको नोट करने की कोशिश करना। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे जो लोग सेकंड सेमेस्टर में है, यानी आप लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर से पार करके जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे ना, तो अब हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के 2024 के एमसीक्यूज की बात करेंगे और एकदम डिटेल में बात करेंगे और यूनिट वाइज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक के 20 से 25 या फिर 30 क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज किए जाए। तो बने रहिएगा अंत तक और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।